क्या है संविधान संशोधन की प्रक्रिया? जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे संविधान जो है वो लचीलेपन और कठोरता का एक अद्भुत समन्वय माना गया है। मतलब संविधान के कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनको आप बहुत ही साधारण प्रक्रिया द्वारा संशोधित कर सकते हैं और कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनके लिए अत्यधिक कठोर प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है अनुच्छेद 367 में दोस्तों बताई गई है और उसी से संबंधित इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आप सीखेंगे कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है, कौन से ऐसे संविधान संशोधन हैं जो सिर्फ विशेष बहुमत से किए जा सकते हैं और कौन से ऐसे संविधान संशोधन हैं जिनके लिए आधे राज्यों का अनुसमर्थन भी आवश्यक होता है। नमस्कार, मैं हूं अनुज राठौर और स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। चलिए चलते हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। देखिए, अनुच्छेद 368 में संविधान का संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है। देखिए, संशोधन की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग जब कोई भी किताब खरीदते हैं तो उस पर आप देखेंगे कि उसी किताब को अगर आप दोबारा खरीदें तो उसके ऊपर लिखा रहता है संशोधित संस्करण, मतलब रिवाइज्ड एडिशन। इसका मतलब है कि उस किताब में संशोधन किया गया है। ऐसे ही हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को और हमारे संविधान में समय के साथ साथ कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ी। तो संविधान की इस किताब में अगर आप कोई भी संशोधन करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, अगर आप कोई भी संशोधन करते हैं, कोई भी परिवर्तन करते हैं तो उसे संशोधन कहा जाता है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि कुछ संशोधन ऐसे हैं जिन्हें आप साधारण प्रक्रिया से कर सकते हो, मतलब उनके लिए अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया का पालन किया जाना आवश्यक नहीं है। तो दो तरीके के संशोधन की कैटेगरी में हम इसको रख सकते हैं बच्चा कि संशोधन जो है दो तरीके की कैटेगरी में हो सकता है। पहला, जो संविधान संशोधन माने जाएंगे, जो संविधान संशोधन माने जाएंगे, जो संविधान संशोधन माने जाएंगे, और दूसरी कैटेगरी में हम रख सकते हैं जो संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, जो संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे कौन से हैं जो संविधान संशोधन माने जाएंगे और कौन से हैं जो संविधान का संशोधन नहीं माने जाएंगे। तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। जैसे अनुच्छेद 2 और 3, आर्टिकल 2 और 3, यानी कि जब किसी नए राज्य के निर्माण से संबंधित, नए राज्य के निर्माण से संबंधित दोस्तों कोई भी प्रावधान किया जाता है तो उसके लिए अनुच्छेद 2 और 3 में क्या बताई गई है, प्रक्रिया बताई गई है। और जब इस प्रक्रिया के तहत कोई नए राज्य का निर्माण होता है तो अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में परिवर्तन करना पड़ता है। तो यानी कि एक तरीके से संविधान रूपी जो किताब है उसमें संशोधन तो हो रहा है लेकिन उसको संविधान संशोधन माना नहीं जाता, क्योंकि उसी के अनुच्छेद 4 में ये कह रखा है, उसी के अनुच्छेद 4 के खंड 2 में आपको मिलेगी इस बात को कि इस प्रकार की कोई विधि 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन नहीं मानी जाएगी। तो संशोधन हो रहा है लेकिन वो संविधान संशोधन नहीं माना जाता। इसी तरीके से दोस्तों अगर आप देखेंगे आर्टिकल 169, यानी कि जहां पर विधान परिषद के सृजन और उत्साधन की बात की गई है, विधान परिषद का सृजन एवं उत्साधन की बात की गई है, मतलब कि किसी राज्य में अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्रिएशन करना है या एबोलिशन करना है तो उससे संबंधित बात जो जहां पर की गई है अनुच्छेद 169 में, वहां पर भी साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, सिंपल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है और उसे भी संविधान का संशोधन माना नहीं जाता। मतलब कि जो हमारी संविधान रूपी किताब है उसमें एक तरीके से परिवर्तन तो हो रहा है दोस्तों लेकिन उसे संविधान का संशोधन नहीं माना जाता। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी पे जिस पर हम लोगों ने बात करी कि जिन्हें संविधान का संशोधन माना जाएगा। तो संविधान का संशोधन उन्हें माना जाता है जो जिनके लिए अनुच्छेद 368, जी हाँ दोस्तों, संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 की जो प्रक्रिया है, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया बताई गई है उसके तहत जो संशोधन किए जाते हैं उनको क्या माना जाता है, संविधान संशोधन माना
जाता है, उनको संविधान का संशोधन माना जाता है, जो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किए जाते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा कि दो तरीके से संविधान संशोधन किया जाता है, दो तरीके से संविधान संशोधन किया जाता है। पहला कि कुछ संविधान संशोधन ऐसे हैं जिनके लिए विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। क्या होती है? आधे राज्यों के अनुसमर्थन की दोस्तों आवश्यकता होती है। मतलब उनके लिए विशेष बहुमत तो चाहिए ही चाहिए, साथ में आधे राज्यों की लेजिस्लेटिव असेंबली से उसको अप्रूव कराया जाएगा। जबकि कुछ संविधान संशोधन ऐसे होते हैं जिनके लिए सिर्फ और सिर्फ विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, स्पेशल मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर एक बात बताइए, विशेष बहुमत क्या होता है? तो देखिए, विशेष बहुमत का मतलब होता है कि कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक होना चाहिए, कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक होना चाहिए, और साथ ही साथ एवं क्या होना चाहिए? उपस्थित एवं मत देने वालों का 2/3, उपस्थित एवं मत देने वालों का 2/3 यानी कि 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर। मतलब जैसे अगर मान लीजिए कहीं पर 600 लोग हैं सदन में, तो 600 में से आधे से अधिक यानी कि 301 तो होना ही होना चाहिए। साथ के साथ अगर मान लीजिए कि 600 के 600 वोट करने आ गए हैं, तो ऐसी स्थिति में जितने प्रेजेंट हैं और जितने वोट कर रहे हैं उनका 2/3 भी चाहिए होगा, यानी कि 401 में आपका काम चलेगा। तो उसको बोलते हैं विशेष बहुमत यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो अनुच्छेद 368 में बताई गई है, इनमें से कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनके लिए आधे राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए होता है संविधान में, और कुछ ऐसे हैं जिनको विशेष बहुमत से किया जा सकता है। तो टोटल अभी तक दोस्तों हम लोगों ने बात करी कि संविधान रूपी किताब में अगर कोई संशोधन किया जाता है तो संशोधन दो प्रकार से देख सकते हो आप। पहला, जिसमें संशोधन तो हो रहा है लेकिन उसे अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाता, और दूसरा जो संविधान संशोधन माना जाता है अनुच्छेद 368 के तहत, वो दो तरीके से हो रहा है, एक विशेष बहुमत से और एक विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की विधानसभाओं से अनुसमर्थन लेना पड़ता है। तो अगर अभी मैंने आपको सिखा दिया कि कब आप साधारण बहुमत से ऐसा कर सकते हो, अभी मैंने आपको सिखाया कि इसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, साधारण बहुमत चाहिए होता है, और ये जो है संविधान का संशोधन नहीं माना जाता है। इसके साथ साथ अगर हम ये सीख लें कि कौन से ऐसे प्रावधान हैं जिनके लिए विशेष बहुमत और आधे राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए होता है, तो जाहिर सी बात है बाकी जो भी बच गए वो सब कैसे किए जाएंगे बच्चा, विशेष बहुमत से किए जाएंगे, और फिर हम लोग उस प्रक्रिया के बारे में सीखेंगे। तो देखिए कौन कौन से प्रावधान हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में अगर आपको कोई भी परिवर्तन करना है, जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और यहाँ पर राज्य शब्द के अंतर्गत दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं को भी शामिल किया जाता है, वो भाग लेते हैं जिनको सम्मिलित रूप से निर्वाचक मंडल कहा जाता है। तो अगर इनके निर्वाचक मंडल में कोई भी परिवर्तन करना है तो आपको विशेष बहुमत और आधे राज्यों का क्या चाहिए होगा, अनुसमर्थन चाहिए होगा। इसी तरीके से अगर राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व जो है उसमें कोई परिवर्तन करना है, जैसे राज्यसभा में किस राज्य को कितनी राज्यसभा सीटें मिलेंगी, ये बात हमारे संविधान की 4वीं अनुसूची में बताई गई है। तो अगर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व को लेकर के कोई भी परिवर्तन किया जाता है तो उसके लिए आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक होता है। इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो अगर उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में कोई परिवर्तन किया जाता है, उच्च न्यायालय की अधिकारिता में कोई परिवर्तन किया जाता है, तब जो है आपको क्या करना पड़ेगा, आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन लेना पड़ेगा। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जुडिक्शन में अगर कोई चेंजेस करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन जो है लेना पड़ेगा। इसी तरह अगर केंद्र राज्य संबंध, जी हाँ दोस्तों, किसमें, केंद्र राज्य संबंध से जुड़ी हुई कोई बात है, उसके लिए आपको कोई जो है संशोधन करना
है तो आपको आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए होगा। जैसे आपने देखा, एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, जैसे जब जीएसटी लाया गया, संविधान का 101वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया, तो जब जीएसटी लाया गया तो आप देखिए कि जीएसटी जो बिल था वो टैक्स से रिलेटेड था, और टैक्स से रिलेटेड बिल को मनी बिल बोला जाता है, और इसके लिए लोकसभा को पूरी शक्ति होती है कि वो उसको पारित कर सकती है। लेकिन आपने देखा कि जब जीएसटी लाया गया तो संविधान में संशोधन करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि वो जो टैक्स लगाया गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो कर जो था वो केंद्र और राज्य के संबंध पर प्रभाव डाल रहा था। तो इसके लिए हमें उसे क्या करना पड़ा? संविधान द्वारा संशोधन करना पड़ा और आधे से अधिक राज्यों का उस पर अनुसमर्थन लेना पड़ा। क्लियर है? इसी तरीके से संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, संविधान की जो 7वीं अनुसूची है दोस्तों, यानी कि 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार के विषय बताए गए हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में, जिनके ऊपर जो है कानून बनाने की शक्ति दी गई है। जैसे संघ सूची पर संसद को कानून बनाने की शक्ति है, राज्य सूची पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति है, और समवर्ती सूची पर दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो इस सूची में अगर कोई भी परिवर्तन करना है दोस्तों, तो इसके लिए आपको आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक होगा। और स्वयं अनुच्छेद 368, ध्यान दीजिएगा, स्वयं अनुच्छेद 368, और अनुच्छेद 368 क्या है दोस्तों? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो अगर संविधान संशोधन की प्रक्रिया में भी आपको कोई परिवर्तन करना है तो उसके लिए आपको विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक होगा। तो मैंने अभी आपको कैटेगराइज करके बताया कि संविधान रूपी जो हमारी किताब है उसमें संशोधन होता है, जिसमें 2 प्रकार की चीजें हैं। एक वो जो संविधान के संशोधन माने जाते हैं, और दूसरे वो जो संविधान का संशोधन नहीं माने जाते। संविधान का संशोधन नहीं माने जाते हैं ऐसे प्रावधान मैंने आपको बताया अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाई गई विधियां, अनुच्छेद 169 के तहत बनाई गई विधियां, उनको संविधान का संशोधन माना नहीं जाता। फिर मैंने आपको बताया कि जो संविधान के संशोधन माने जाते हैं उनके लिए प्रक्रिया कहाँ है? अनुच्छेद 368 में है, और वो 2 तरीके से यहाँ पर कैटेगराइज मैंने आपको करवा दिया। और मैंने आपको बताया कि कौन कौन से ऐसे हैं संविधान संशोधन जिनके लिए आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है, और कौन से ऐसे हैं जिनके लिए क्या करते हैं, जितने भी शेष बच गए वो सब के सब जो है अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत से पारित किए जा सकते हैं। आइए दोस्तों अब चलते हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया होती क्या है, कैसे संविधान संशोधन किया जाता है। चलिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया मैंने आपको बताया कि संविधान के भाग 20 में, कहाँ पर दोस्तों? संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया को बताया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया को बताया गया है और कहा गया है कि संविधान संशोधन विधेयक, क्या कहा गया है? कि संविधान संशोधन विधेयक दोस्तों, जब तक किसी कानून का मसौदा रहता है, उसका प्रारूप रहता है, तब तक उसको क्या बोला जाता है? बिल बोला जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो इन्होंने कहा संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। 2 सदन दोस्तों हमारे पास होते हैं, एक होता है हमारे पास लोकसभा और एक होता है दोस्तों कौन? राज्यसभा। एक होता है लोकसभा और एक कौन होता है? राज्यसभा। आप लोग संसद में जानते हैं 2 सदन हमारे पास होते हैं, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन। उच्च सदन को राज्यसभा और निम्न सदन को लोकसभा के नाम से दोस्तों जाना जाता है। तो किसी भी सदन में इसको क्या किया जा सकता है? लाया जा सकता है। जिस सदन में भी लाया जाता है वो हमारा क्या बन जाएगा? पहला सदन। मान लीजिए हम लोकसभा में लेके आते हैं तो लोकसभा हमारा क्या बन जाएगा? पहला सदन। तो अगर पहला सदन क्या करता है? विशेष बहुमत से दोस्तों इसको पारित कर देता है, विशेष बहुमत से इसको पारित कर देता है, तो इसे दूसरे सदन को भेजा जाएगा। तो इसे क्या किया जाएगा? दूसरे सदन को भेजा जाएगा दोस्तों। तब इसे क्या किया जाएगा? दूसरे सदन को भेजा जाएगा। अगर दूसरा सदन भी क्या करता है? इसको विशेष बहुमत से पारित कर देता है, दूसरा सदन भी विशेष बहुमत से पारित कर देता है, तब ऐसी स्थिति में इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा दोस्तों, और राष्ट्रपति के अनुमति मिलने के बाद ये विधेयक जो है वो अधिनियम में परिवर्तित हो जाएगा। मैंने आपको सिखाया कि विधेयक का वैल्यू नहीं होता, लेकिन जब दोनों सदन उस पर अपनी सहमति दे देते हैं और राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति दे देता है तो वो जो विधेयक है वो अधिनियम में परिवर्तित हो जाता है। बात समझ में आई आपको? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ
इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको सिखाता हूं, ध्यान से समझिएगा कि जहां पर संविधान संशोधन की प्रक्रिया को बताया गया दोस्तों, वहां पर साफ शब्दों में इन्होंने कह दिया, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा कि संविधान संशोधन विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा पृथक रूप में पारित होना चाहिए, पृथक रूप में पारित होना चाहिए। मतलब क्या हुआ इसका दोस्तों कि जो संविधान संशोधन विधेयक होते हैं उनको अलग अलग पारित कराया जाता है। मतलब ये हुआ कि जो अनुच्छेद 108 में जो संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है वो संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में लागू नहीं होता है। मतलब अनुच्छेद 108 ये प्रावधान करता है कि जब किसी बिल को लेकर के, किसी विधेयक को लेकर गतिरोध होता है संसद के दोनों सदनों में, तो वो क्या कर सकते हैं, दोनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। तो ये संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में लागू नहीं होता। और दूसरी चीज इन्होंने क्या कही हुई है, इन्होंने कहा हुआ है कि जब भी ये राष्ट्रपति के समक्ष लाया जाएगा, जब भी कोई संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष लाया जाएगा तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य हैं। मतलब ये हुआ कि जो आपको अनुच्छेद 111 में जो आप देखते हैं कि वीटो पावर मिलती है किसको, प्रेसिडेंट को, कि वो बिल को क्या कर सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, वो शक्ति यहाँ पर प्रयोग में नहीं आती। मतलब राष्ट्रपति के पास जब भी संविधान संशोधन विधेयक लाया जाएगा तो वो उस पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य होगा। ये संविधान संशोधन की पूरी प्रक्रिया थी जिसको दोस्तों हम लोगों ने इस छोटे से वीडियो के माध्यम से जाना, और मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके पास मैं पहुंचाने में पूरी तरीके से सफल रहा हूं और आपको संविधान संशोधन की प्रक्रिया का एक वृहद रूप सामने आपके आया है कि कौन से संविधान संशोधन जो हैं संविधान संशोधन माने जाते हैं और कौन से नहीं माने जाते, इनके लिए कब राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है और संविधान संशोधन की असली प्रक्रिया क्या होती है। ऐसे ही विषयों पर जानकारी के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ यूपी उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।